मेरी विज़िट थी अपने डेलीगेशन के साथ चाइना की। और अब एससीओ के हवाले से आस्ताना की विज़िट थी। कल मीन मंडे आफ्टरनून जब हमारे मेहमान तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में थे करीबन 12 बजे तक, और फिर वो वज़ीर आज़म साहब के साथ थे। तो जो ही वो मीटिंग फ़ारग हुए हम तो मैं फिर आस्ताना के लिए रवाना हुआ। वहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की वहाँ मीटिंग थी मंडे की शाम को। तो इनफॉर्मल मीटिंग थी। वज़ीर ख़ारजा वहाँ के जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनकी चेयरमैनशिप में। और असल मीटिंग जो थी वो ट्यूसडे को फिर उनके सदर साहब के ऊपर कॉल ऑन थी, और उसके बाद जो सारा प्रोसेस करना था। ये बेसिकली ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो पूरी जुलाई में जो आस्ताना में, क्योंकि उनके पास चेयर है, आस्ताना में जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है उसके लिए उसकी जो जितना प्रोसेस मुकम्मल करना, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, MOUs, वटेवर, वो सारे का सारा प्रिपरेटरी वर्क जो है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स करती है। तो वो उसके लिए मेरी वो विज़िट थी। लेकिन हमने मैंने अपने सफ़ीर साहब को यहीं से आस्ताना में मैसेज दिया था कि जो ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग SCO की ख़त्म हो, चूँकि वहाँ किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ला रहे थे, और मेरी आपको याद है कि मेरी इतवार को भी उनसे बात हुई थी, हम तैयार थे जाने के लिए, लेकिन फिर उनके ख्वाहिश पे, उनकी एडवाइस पे हमने फिर अपने विज़िट को हम नहीं गए और विज़िट को कैंसिल किया। तो वो चूँकि वहाँ थे तो मैंने अपने सफ़ीर साहब को कहा था कि उनके साथ मैंने डिनर के फ़ौरी बाद उनके साथ मैंने मीटिंग करनी है, बायलैटरल भी करनी है, और किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करने। तो पीर की रात को ही हमारी मीटिंग करीबन 10 बजे के करीब हम फ़ारग हुए तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से। तो मैंने उनसे मीटिंग की, और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको मैंने बायलैटरल तो चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, वो इकोनॉमिक, ट्रेड, फ्यूचर क्या करना है, कैसे, अलहदा चाइना के हवाले से भी और SCO की विज़िट के हवाले से भी एक अलहदा प्रेस टॉक कर लूँगा, क्योंकि अभी तेहरान के लिए रवानगी है। वहाँ जो कॉन्डोलेंस के लिए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और मैंने उनको अकम्पनी करना है। तो आज मैं सिर्फ किर्गिस्तान की इशू के ऊपर बात करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है सुबह। तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करें, और मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके, क्योंकि उस वक्त हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बाकी छोटी मोटी फ़र्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़, सिस्टम है वहाँ के सदर की इजाज़त के बगैर ये वज़रा ऑब्वियसली डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं फिर सदर साहब से दोबारा बात करता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर किया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हैं वो लोग, उनको भी मिलना चाहूँगा, और मैं वैसे भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मीटिंग करूँगा। आपसे तो मेरी यहाँ भी है, वहाँ भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज रात का दिन दें, रात का टाइम दें, और मैं कल सुबह यानी मंगल की सुबह जब हमारी SCO की फॉर्मल सारी प्रोसीडिंग होनी थी, और वो 5 बजे तक हमारा सारा प्लान था, तो वो मैं आपको सुबह बता दूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने सदर साहब से बात करके ओवरनाइट तो मुझे उनका ग्रीटिंग्स भी दी और कहा कि जी यू मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर जो मामले की नज़ाकत थी उसको देखते हुए, क्योंकि अगर वो इलादा पहुँचते, बाद में पहुँचते, मेरे काउंटर पार्ट हैं, उनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं उनको अपने साथ ही लेके 5 बजे मैं आस्ताना से बिश्केक रवाना हो गया। और वो करीबन डेढ़ घंटे की फ़्लाइट है और 1 घंटा टाइम डिफरेंस है। तो लोकल हम करीबन 7:30 पौने 8 के करीब हम लैंड किया। तो मैंने उनको ये कहा था कि सीधा मुझे हॉस्पिटल जहाँ पाकिस्तानी एक या जो भी हैं वहाँ लेके चले। तो
अब मालूम ये हुआ कि एक रोज़ पहले 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स थे वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट फिट टू बी रिलीज्ड, तो उनको वो डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ था। तो सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी हॉस्पिटल में था, ये हमारे सफ़ीर साहब ने भी कंफर्म किया। और वो टेक्सटाइल वर्कर है, यानी टेक्सटाइल मिल में वहाँ काम करते हैं वो साहब। मेरा ख्याल है कि उनकी एज लेट 20s में होगी या मैक्सिमम को 30 साल की होगी। तो उनका जो जबड़ा था जॉ वो बिल्कुल वो हुआ था फ्रैक्चर। तो उन्होंने उस बच्चे की, उसमें बच्चे ही कहूँगा, इनिशियल ट्रीटमेंट तो की हुई थी। तो मैं उस अपने पाकिस्तानी बच्चे को मिला और वो काफ़ी इमोशनल था और परेशान था कि जी मेरे जो वालिदैन हैं ओटक में कहीं रहते हैं वहाँ, तो मुझे वो बहुत कह रहे हैं कि जैसी भी हालत है आप बस वापस पहुँच जाएं। तो मेरे साथ चूँकि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ के डिप्टी वज़ीर आज़म, वो वहाँ कहते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, तो वर्चुअली मेरे हम पल्ला हैं। तो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को भी वहाँ रखा, बुलाया हुआ था, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को भी हॉस्पिटल में बुलाया हुआ था। उनको भी पता था कि मैंने यहाँ से फिर इस्लामाबाद भी रात पहुँचना है कल, चूँकि आज तेहरान भी जाना। तो उनकी जो थी कर्टसी ऑफ़र के जी मैं एक रात रुक जाऊँ, वो मैंने उधर ही बता दिया था आस्ताना में कि मुमकिन नहीं है, मैं ये सारा काम करूँगा, उसके बाद मैं जब भी मैं फ़ारुग हूँ इस्लामाबाद जाना। तो मैंने उनसे पूछा डिप्टी वज़ीर आज़म साहब से कि जी आप अपने जो मेडिकल अमला है इनसे बात करके बताएं कि क्या ये मेडिकली इस बच्चे को भेज सकते हैं पाकिस्तान, बाकी इसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हो जाएगी, क्या इस पोजीशन में है। तो उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की 2-3 मिनट, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ आप इनको लेके जा सकते हैं। तो मैंने फिर कहा कि अपनी एम्बेसी को, अपने सफ़ीर साहब को, कि इनके जो भी पेपर वर्क है, इमिग्रेशन और जो भी हॉस्पिटल का भी सारा प्रोसेस करें, क्योंकि उस विज़िट के बाद मैंने डिप्टी वज़ीर आज़म से फॉर्मल मीटिंग करनी थी तफसील के साथ, और उसके बाद मैंने उनकी वजारत ख़ारजा, अपने हम पल्ला जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई। करीबन 1-1.5 घंटा भी लगना था। मैं कि इस दौरान इस बच्चे का सामान और इसके जो हॉस्पिटल से जो भी पेपर वर्क है और साथ जो लीगल और जो इमिग्रेशन सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्चे को, मैं शाहजेब उसका नाम है, मेरा ख्याल है कि वो न्यूज़ में भी रहा है वो नाम। तो उनको, उस बच्चे को फिर मैंने वो बाय द टाइम अगली मीटिंग मेरी जनाब नाइब वज़ीर आज़म से हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कुछ हुआ, आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एक तो हम आपको श्योर करते हैं कि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ है, स्टूडेंट्स के दरमियान पहले चंद दिन पहले कोई छोटी मोटी क्लैश हुई, और वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं थी, उसमें पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स थे, बांग्लादेशी भी थे, इंडियन भी थे और अरब स्टूडेंट्स भी थे, अरब ममालिक से भी स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा जी कि बस वो अब तो वो स्टूडेंट्स उनको मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं और उनको जो नेशनल्स हैं उनको जाके फूल लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो कि हमारे सफ़ीर साहब ने भी कंफर्म किया कि बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं है और सारी चीज़ें ठीक है। मैंने उनको कहा कि जिन्होंने ये किया उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे अपने सदर साहब के ग्रीटिंग्स भी दी और मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा जी कि उनके सदर साहब ने परसों जब हम आस्ताना में थे तो एक पब्लिक उन्होंने स्टेटमेंट दी है या स्पीच की है कि इस तरह का खुदा न खास्ता जो वाक़या हुआ है इसको मैं किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करूँगा। ये जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ये जो फ़ॉरेन वर्कर्स हैं, वो हमारे बहुत वैल्यूएबल गेस्ट हैं, वो इस मुल्क में वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो वर्कर हैं वो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फॉरेन करेंसी में फ़ीसें पे कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भिजवा रहे होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि ज़ीरो टॉलरेंस है और हम आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी उन्होंने लोगों को यानी अरेस्ट किया है
और हमने ये बिल्कुल, हमारे सदर साहब ने ये डिक्लेयर किया कि किसी भी कीमत पे ये न काबिल कबूल नहीं है, खुदा न खास्ता दोबारा। तो उन्होंने गालबन कहा कि अगर आइंदा ऐसा वाक़या हो, जो मुझे उन्होंने कोट किया, हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और वो फिर करार वाकई में सज़ा उनको दूंगा। दूसरी जो मेरी इशू, जो कि मेरे फ्रैंकली मुझे पहले नहीं पता था, मैं थोड़ी सी हैरानगी हुई, मुझे सफ़ीर साहब ने बताया कि वहाँ कोई 1100 हमारे वर्कर्स हैं जो कि एजेंट्स के ज़रिए वहाँ गए हुए हैं, जैसे टूरिस्ट के तरीके पे ये चले जाते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं मिलों में और उनका वीज़े वूज़े और कोई लीगल नहीं है, और हुकूमत ऑब्वियसली उनको चेज़ कर रही है उनको डिपोर्ट करने के लिए। ज़ाहिर है कि हमने भी, आपको याद है कि यहाँ भी अगर ऐसी सिचुएशन तो हम भी ना छोड़ें, अगर पता हो तो अथॉरिटीज़ को। तो मैंने सोचा कि मैं इस मौके को अवेल करके, और ज़ाहिर है वो बहुत सिंपैथी फैक्टर भी है उनका, तो मैंने उनको ये गुजारिश की कि आप मेहरबानी करें, इन 1100 जो अब आ चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, आपको ये भी कह रहे हैं कि बड़े कोई कभी उन्होंने कोई लॉ को नहीं ब्रेक नहीं किया, लॉ अबाइडिंग लोग हैं सारे आपके पाकिस्तानी, और बड़े मेहनती हैं, हमारी इकॉनमी में अपना मेहनत करके हिस्सा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा फिर एक फेवर करें कि इनको आप बजाय डिपोर्ट करने के, इनको आप रेगुलराइज कर दें, इनको आप प्रॉपर वीज़ा दे दें, ताकि ये 1100 फैमिलीज जो हैं वो एक उस सारा तकलीफ़ और उस प्रोसेस में ना गुजरे। तो मैं मशकूर हूँ वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म किर्गिस्तान का, कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर मुझे कहा कि एक्सीलेंसी, वी विल ऑनर योर रिक्वेस्ट एंड विश, आई विल गेट इट अप्रूव्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी, उनकी कमेटी है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द इमिग्रेशन मिनिस्ट्री एंड अथॉरिटीज़। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि चलें 1100 फैमिली जो हैं वो बजाय तकलीफ़ में और सारी डेपोटेशन के प्रोसेस में पड़ें, तो वो ऑब्वियसली एक हमारी अच्छी एक अचीवमेंट हो गई कि वो फैमिलीज़ के लिए सहूलत हो जाएगी, और वो लोग इंशाअल्लाह, हम उसको चेज़ भी करेंगे, सेक्रेटरी साहब को मैंने शेयर कर लिया है, ये उसको फॉलोअप करेंगे फॉरेन अफेयर टू फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री। तो ये मैंने फिर नेक्स्ट मीटिंग में उनके वज़ीर ख़ारजा को भी ये बता दिया कि आपके नायब वज़ीर आज़म से ये बात हुई है, तो चूँकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपसे इस सब्जेक्ट पे भी इंटरेक्ट करेगी, तो आप ज़रा मेहरबानी करके, यू आर मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो आप इसको करें। अगली जो बात थी वो मैंने इनको अपने सफ़ीर साहब को कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को, जो फ़्लाइट जो भी जा रही हो, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स को मिलवाएं एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम शॉर्ट था, और इस सारे प्रोसेस के बावजूद भी मैं करीबन रात 12:30 बजे हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ नुमाइंदे स्टूडेंट्स के बुलाए हुए थे, और मैंने उनसे बड़ी तफसील से बात की, और उन्होंने, ये जो स्टूडेंट्स थे वो, उन्होंने तो शुक्रिया भी किया और अपना सेटिस्फैक्ट्री उनकी सेंटिमेंट्स थे, लेकिन मैंने जहाँ मैंने अपना सफ़ीर साहब को भी बताया कि ये वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं कि यानी क्यों इतना बड़ा प्रोसेस हो गया और इतना बड़ा सान्या हो गया, और स्टूडेंट्स को अब ज़्यादा वहाँ स्केयर है, खौफ तारी है, मेरा ख्याल, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। और ये मैंने उनके नायब वज़ीर आज़म को भी, उनके वज़ीर ख़ारजा को भी कहा कि अब आपका ये भी ज़िम्मा है कि आप अपने डेलीगेशन सीनियर लोगों को, उनको मिलें, हमारे लोगों को हॉस्टल्स में अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स भेजें, और उनको आप एक्सप्लेन, उनको भी आप भी करें, हम तो कर ही रहे हैं जो भी हमने एक्शंस लेने हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वहाँ, उसको अपनी तसल्ली के लिए और अपना मिनिस्ट्री की तसल्ली के लिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तसल्ली के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं आज ही। उसकी सरबराह होंगे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम साहब। ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग ये इनकी होगी कि ये डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्यों हुई, ये ऑल जो रेलेवेंट लोग होंगे, चाहे वो किर्गिज़ गवर्नमेंट के हों या
हमारी अपने मिशन के लोग हों, उनसे ये इंटरेक्ट करेंगे और ये भी असेस करेंगे, इनका जो TOR में ये भी होगा कि हैंडलिंग ऑफ इशू, यानी जो कुछ हुआ उसमें हम कितने, हमारा मिशन ने कितना अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा किया। आपको याद है कि उन्होंने एक 2 हेल्पलाइन भी व्हाट्सएप हुई, वो उन्होंने कायम की। और लेकिन देखिए, एक साइड ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट अनफ। सो इसलिए मैंने सेक्रेटरी साहब से मशवरा करके ये मैंने फ़ैसला किया है कि ये फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स के डेवलपमेंट्स का बेसिस क्या था, स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा मिशन कितने हद तक कामयाब हुआ और यहाँ नौबत कैसे पहुँची, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। ये कमेटी आज हम शाम से पहले नोटिफाई कर देंगे अपने प्रोसेस को मुकम्मल करके, जो इंटरनल प्रोसेस है। जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि अब शीयर स्केयर या डर खौफ जो एक बैठ जाता है, वो जाहिर है कि बच्चे हैं। तो अब तक हुकूमत ने और जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उसके ज़रिए आज तक 3233 स्टूडेंट्स आ चुके हैं वापस, और 513 स्टूडेंट जो हैं जो फ़्लाइट्स अरेंज हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट ने की हैं, और 290 स्टूडेंट्स जो KP ने एक रिपोर्टेडली को अरेंजमेंट की है फ़्लाइट्स का। तो ये मिल के 4036 स्टूडेंट जो हैं होपफुली आज रात 12 बजे तक वहाँ से वर्चुअली निकल चुके होंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है 4000 स्टूडेंट्स का। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसको क्लोजली मॉनिटर करेगी, पर्टिकुलरली वजारत ख़ारजा, और जो भी कोई एक्शन होगा इंशाअल्लाह हम वो फौरी तौर के ऊपर लेंगे। ये कमेटी अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। तो मेरा ख्याल था कि आपके ज़रिए मैं कौम को भी ये सारी जो डेवलपमेंट है, कल आप कह लें कि कल पाकिस्तान के 5 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक पहुंचने तक, जो 5 बजे मैं पाकिस्तानी टाइम आस्ताना से रवाना, ये तमाम मीटिंग्स करके हॉस्टल में उनके हॉस्पिटल में विज़िट करके उस बच्चे को साथ लेके तो हम तकरीबन 12:30 यहाँ पहुँचे थे। तो ये सारी कार्रवाई जी अब तक की। अदील बशीर साहब। शुक्रिया। अदील बशीर, रोज़ न्यूज़ से। वज़ीर ख़ारजा साहब, ये बताइए कि एक तो पहले आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप गए और वहाँ पे हमारे जो तलबा हैं, पाकिस्तानी तलबा, उनकी आवाज़ बने। लेकिन ये जो तकरीबन स्टूडेंट्स के आपने लिखवाया 4436 आज तक पूरे हो जाएंगे, क्या काज़ाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ आपने कोई डिस्कशन की है कि ये इतना ख़र्चा करके यहाँ से वहाँ चले गए और इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो पाकिस्तान के साथ कोई बात करेंगे? फ्यूचर इनका क्या होगा? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 1100 कुछ जो फिगर्स आपने बताए कि यहाँ से वहाँ चले गए, ये जिस भी अंदाज में कि वहाँ पे लीगल तो नहीं हुए, पाकिस्तान से ये लोग कैसे चले गए? कौन से ऐसे लोग हैं, FIA के हैं, दीगर हैं, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया? क्या वज़ारत ख़ारजा इस पर कोई एक्शन लेगी? थैंक यू। देखें, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि देखें, एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं और उनके हिसाब से तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल नाउ। वो मुझे बार बार गारंटी के लफ्ज़ भी उन्होंने यूज़ किया कि हम आपको गारंटी करते हैं कि एक तो बिल्कुल अमन है, दूसरा उन्होंने गारंटी किया कि इस तरह का वाक़या नहीं हम होने देंगे, तीसरा उन्होंने गारंटी किया कि जिन्होंने की है परपेट्रेटर जो हैं उनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। तो डिप्लोमेटिक मिशन में और डिप्लोमेटिक तल्लुकात में ये नहीं होता कि हम उनसे कहेंगे जी हमारे ये बच्चों को कितने पैसे लगे और वो ये उनकी अलबत्ता फ्यूचर क्या होगा। एक तो ये है कि उनको सोच समझ के बच्चों को जाना चाहिए। ये मौका नहीं है कि इस बात को मैं ज़्यादा डिबेट करूं, लेकिन जो मेडिकल एजुकेशन है वो ऑलरेडी इन क्वेश्चन है। जो ये बच्चे आते हैं, इनकी PMDC से, इनकी हायर एजुकेशन कमीशन वाले इनको रिकग्नाइज नहीं करते, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ऐसी तालीम हम लेने क्यों जाएं? ये एक्चुअली ये मैसेज ज़रा अच्छा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा कोडेड या ब्रीफ में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम ऑलरेडी एक कमेटी मेरी सरबराही में प्राइम मिनिस्टर ने बना दी है कि हम इसको भी देखें कि इसका हम क्या हल निकालें कि हमारे बच्चे जो हैं, जो मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको हम पाकिस्तान में मज़ीद
कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की परमिशन किन कंडीशंस पे दी जा सकती है, क्यों होनी, बजाय वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर भरा हुआ है और वहाँ जाते हैं और यहाँ आके फिर उनकी डिग्री रिकग्निशन का मसला बन जाता है। तो ये इसको हम सेपरेटली हम इसको डील कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया, मैं ऑब्वियसली अपने जो कॉलीग हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब, उनके ये यानी रूल्स ऑफ बिजनेस उनके नीचे आता है, तो जाहिर है कि जी ये अगर 1100 पाकिस्तानी गए हैं तो गए तो ये वो किसी वीज़े पे हैं एजेंट्स के ज़रिए। यू गो एज विजिटर, यू गो एज टूरिस्ट, तो वो वीज़े आसान मिल जाते हैं। वहाँ जाके फिर वापस जो आपका होता है स्टे, वो आते नहीं हैं और फिर वहाँ नौकरी ले लेते हैं। मिल जाहिर प्राइवेट बिजनेस है, वो ले लेते हैं एज लेबर उनको। तो ये इतना सादा नहीं है मेरे भाई कि जी बस वो गए क्यों, कैसे गए। हो सकता है यहाँ से वो लीगलाइज तरीके से, पासपोर्ट भी होगा, एक वीज़ा भी एजेंट ने किया होगा। मैंने उनको ये कहा है, वो उनको मैन पावर की ज़रूरत है। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत बड़े एक मेगा प्लान कर रहे हैं उनके सदर साहब और उनकी काबीना, उन्होंने मुझसे शेयर किया। और मैंने कहा कि हमारे तो 25 लाख लोग सऊदी अरेबिया में और करीबन 15 लाख लोग अपना दुबई में और यूएई में, अबू धाबी में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे बड़े अच्छे, वो उन्होंने भी कहा कि आपके जो वर्कर हैं आपके पाकिस्तान से, वो बहुत अच्छे हैं, बड़े मेहनती हैं, वो बड़े कानून की पासदारी करते हैं, कभी उन्होंने लॉ नहीं तोड़ा। तो मैंने कहा फिर हमसे आप मैन पावर लें, लेकिन एजेंटों के ज़रिए नहीं, आप हमसे मैन पावर लें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और ये मैंने नायब वज़ीर आज़म से भी बात की और ये मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा साहब से भी बात की कि अगर आपको मैन पावर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, आपके सदर की जो विजन है और जो प्लान है, तो आप हमारी हुकूमत के ज़रिए आप करें। हमने ऑलरेडी ये पॉलिसी इख्तियार बना ली है कि जी हम जो अपनी लेबर है या अपनी मैन पावर है उसको हम बिल्कुल अनस्किल्ड और रॉ नहीं भेजेंगे। हम उनको थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, उनको थोड़ी लैंग्वेज का कोर्स करवाएंगे उनको, ताकि वो उनको बेहतर सैलरी भी मिले और वो बेहतर कंट्रीब्यूट भी कर सके। तो उन्होंने इस पर भी इत्तेफाक किया है कि जी हाँ, हम आपसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पर आइंदा जो हमारा प्लान है एक दफ़ा अप्रूव होकर इम्प्लीमेंट होगा तो आपसे मैन पावर भी इम्पोर्ट करेंगे। राजा मोहसिन एजाज। सर थैंक यू वेरी मच। जो जिस तरीके का आपने दौरा किया है अमेजिंग था। हम तो मैं खबरें बना रहा था और जिस स्पीड से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सर मेरा दो सवालात छोटे, एक ये कि ये जो तुलबा है इनकी तालीम जारी रखना ये भी एक बड़ा अब एक चैलेंज होगा, क्योंकि इनको दोबारा वो कॉन्फिडेंस देना ताकि ये बगैर किसी खौफ के वहाँ पर जाके दोबारा वो सिलसिला शुरू कर सके। ज़ाहिर है काफ़ी सारे अपनी तालीम के दरमियान में। तो सर इस हवाले से कोई करगिज़ हुकाम से बात हुई? और सर दूसरा सवाल ये कि आपकी वहाँ पे एक तुलबा के ग्रुप से मुलाकात भी हुई एयरपोर्ट पर, जैसे आपने बताया तफसीली बात हुई, तो क्या उस बातचीत में तुलबा की जानिब से कोई कंप्लेंट्स की गई हैं जिसके बाद आपने इंक्वायरी कमेटी बना दी है? थैंक यू सर। शुक्रिया भाई। ये जो स्टूडेंट्स की जो है ना जी, एक तो जो फाइनल ईयर में है ना इस वक्त, वो तो मेरा ख्याल है कि दे विल बी कीन टू स्टे ताकि अपनी डिग्री लेके आएँ। अब जिनका फाइनल ईयर है, जो प्रोसेस में थे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो काफ़ी ये जो लोग आए ज़्यादा वो लोग आए। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी एक कमेटी मेरी सरबराही में बना दी है। मैं आस्ताना में था। हम इसको ये सारे जो ये एलिमेंट्स हैं और ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कैसे जो स्टूडेंट्स आ गए उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन करके कि कौन सा फर्स्ट ईयर में थे, कौन सेकंड में, और जो लोकल मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। आपने जुमे को मीटिंग रखी है इरफान साहब, मैंने आपको आस्ताना से कहा था, वो हमने पहली मीटिंग जुमे को रख ली है। सो हम वी आर कॉन्शियस ऑफ इसके जो बाय इश्यूज़ हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि वो खौफ में या इस इंसिडेंट की वजह से अब वो एक जब दर्जन लोग जाते हैं तो दर्जन पीछे और वो उन्हीं सेंटीमेंट्स के साथ फिर वो डर खौफ, तो वो उसको भी हमने हैंडल करना है। बट वो सेपरेट वो एजेंडा चल रहा है साथ साथ। वो मुझे आस्ताना में उनका नोटिफिकेशन मिला और मैंने अपने
DG FMO इरफान शौकत साहब को वहीं से कह दिया कि आप इसकी मीटिंग कोशिश करेंगे जुमे को फिक्स कर लें। फिर मीटिंग पहले फिक्स हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह विल डू आवर बेस्ट। हमारे बच्चे हैं जी, हमारे हैं। और लेकिन जो आपने कहा कि क्या वो स्टूडेंट्स को मिला, वो वैसे बाय एंड लार्ज शुक्रिया अदा कर रहे थे और वो कोई ऐसे एजिटेटिव नहीं थे। अब जो स्टूडेंट्स थे उनके सेंटिमेंट्स नहीं थे, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे थे, उन्होंने बल्कि यही इशू की जो कि इस वक्त ये इस वाक़े से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती, कि उन्होंने मुझे चंद पेपर दिए कि जी हमारी जब हम वापस आते हैं तो हमारी PMDC और हायर एजुकेशन कमीशन की रिकग्निशन के हवाले से हमारी मदद कर दें। अब ये फ्रैंकली बड़ा सीरियस मसला है। एक तरफ आपका प्रॉपर अपना आपका सिस्टम जो है मेडिकल का बहुत रोबस्ट है, सारी दुनिया में आपके कॉलेजेस, किंग मेडिकल और सारे जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के कंट्रीब्यूटर्स हैं वो दे बेस्ट प्लेस्ड इन द वर्ल्ड नाउ यहाँ से मेडिकल एजुकेशन लेके। लेकिन अगर हमने किसी भी यानी स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको हमने कोई दिया तो ये अच्छा मैसेज नहीं होगा। मैं उस वजह से थोड़ा सा यानी केयरफुल हूँ। बहरहाल मीटिंग में ये जितने मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन के लोग हैं उनको बुलवा रहा हूँ इंशाल्लाह, और जुमे को हम पहली मीटिंग करेंगे। ये इसका ज़ाहिर है हमें भी उतना जो आप आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि आप चाहते हैं कि अब वो आ गए हैं तो बेचारे उनका क्या फ्यूचर होगा। इन सबको हम इंशाल्लाह डाटा को कैटेगराइज करके देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। हाउ दी लोकल मेडिकल कॉलेज इवन प्राइवेट जो है, हाउ दे कैन पैटर्नाइज एंड टेक केयर ऑफ दी स्टूडेंट्स। आफ्टर ऑल यहाँ से बेचारे चले गए थे, कोई पहले साल में होगा, कोई दूसरे में होगा, कोई तीसरे में होगा। तो इंशाल्लाह दिस इज ऑन दी एजेंडा ऑफ रडार ऑफ द गवर्नमेंट। Thank you, Excellency. Two brief questions. Number one, I could recall Wuhan crisis where students rushed like this, but then, after stabilization of the situation, they wanted to go back, but there was a lot of resistance from Chinese side. Maybe they were termed as troublemakers. So you have meetings with them, you've been on the ground. Whether you would advise the students or the parents to recall them back, or you feel personally that the situation is now okay and the students should be there instead of rushing back. Second question is, inquiry, obviously this is administrative matter, but in the countries like Kyrgyzstan, we have very small missions, 2-member mission, 3-member mission. Community is 10,000, 12,000 and 10 million diaspora all around the world. There was a proposal of cut of funds equally applicable to foreign missions and MOFA. So how can I expect from 2-member mission to perform in a crisis or conflict like situation? Thank you. जनाब पाजी साहब, आपने 3 सवाल किए, मैं कोशिश करता हूँ कि तीनों का जवाब दूँ। आपने कहा कि वुड आई एडवाइस कि वो ना आए या आए। मैं समझता हूँ कि जो मुझे उन्होंने अथॉरिटीज़ ने एक्सप्लेन किया, एंड आई हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव एट दैट हाईएस्ट लेवल, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने, और फिर कोई आप देखें कि जुमे की रात के बाद कोई खुदा न खासा वाक़या भी कोई नहीं हुआ। तो लेकिन ये अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मामला है, हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपने ये बिल्कुल बजा कहा, और मैं ये अपना मेरे साथ मेरे जो कॉलीग सफ़र कर रहे थे रात वापसी पे, मैं उनको यही कह रहा था कि होगा ये कि जब सेटल हो जाएगा चंद हफ्तों में, तो देन दी स्टूडेंट्स विल लाइक टू गो बैक अगेन। तो ये अब सोच समझ के जिसने आना है उसको हम रोक नहीं सकते, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोकना चाहिए, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। जो यहाँ आके नहीं जाना चाहेंगे उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है पीर को, और उसको इंशाल्लाह हम सारे डिमेंशन से देखेंगे। जहाँ तक आपने फरमाया कि हमारा वहाँ 2-member कमीशन है, ये इसी तरह ही है, लेकिन इसको जो ये इशू हुई तो इसको बीफ अप करने के लिए हम यहाँ से उनको 2 अपने सीनियर लोग और भेज दें, और 2 हमने यहाँ से भेजे, और कुछ हमने जो लोकल नेबरिंग मिशंस हैं वहाँ से भी बीफ अप किया। तो ये तो देखिए, ये
दूसरी तरफ ये होता है कि फिर जहाँ छोटा स्टेशन है, अगर बहुत खर्चा होता है, वो भी अंडर पब्लिक क्रिटिसिज्म आता है। हम अब इस वाक़े की वजह से इस तरह सोच रहे हैं, अगर ये बिल्कुल पीसफुल होता तो हम कहते हैं यार जी इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, आपने 10 बंदे रखे हुए हैं। तो ये मुफा जो है सारा सोच समझ के अपने मिशन का साइज़ का तयन करता है। तो आपने देखा कि क्राइसिस हुआ, फौरी सेक्रेटरी साहब ने मुझसे रब्ता किया, बल्कि हमारा टेलीफोन पे रब्ता हुआ कि ये हो गया है, बंदे मैं भेज दूँ सीनियर। तो मैंने कहा बिल्कुल भेज दे, बंदे चले गए, लोकल मिशन से इन्होंने मोबिलाइज कर दिए। तो हमने बीफ अप कर दिया, वहाँ हमने मज़ीद उनको अपना ह्यूमन रिसोर्स दिया मिशन को, डिप्लोमेटिक अपने दूसरे जगह से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जी। Okay, I think the time is run short. The Deputy Prime Minister has to travel with the Prime Minister to the Islamic Republic of Iran. So we'll conclude our briefing. आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।